जैक की कहानी। सालों पहले दुमका नगर में जैक नाम का एक बुरा लड़का रहता था। वह एक तरह का शैतान था। एक दिन उसने एक ऐसा जादुई शीशा बनाया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें बहुत छोटी और सभी बुरी व गंदी चीज़ें 10 गुना बड़ी दिखती थीं। उसके इस जादुई शीशे में सुंदर शहर भी गंदे और डरावने दिखते थे। वहाँ के सुंदर लोग भी गंदे और डरावने लगते थे, क्योंकि उस आईने में उनकी छोटी से छोटी चोट भी बड़ी और खतरनाक दिखती थी। सभी खुद को इस तरह देखकर घबरा जाते थे। लोगों को घबराया देखकर उस शैतान लड़के को बहुत मज़ा आता था। वह अपने शीशे के इस जादू से बहुत खुश होता था। उसने शहर में अपने जैसे ही बुरे लोगों का एक समुदाय बना लिया था। वह पूरी दुनिया के अच्छे लोगों को उस शीशे में कैद करके अपने समुदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा सोचकर वह रोज़ नए नए शहर जाता और अच्छे लोगों को शीशा दिखाकर उन्हें कैद करके अपने शहर पहुंचा देता। सभी जगहों पर जाकर उसने लोगों को शीशे में कैद कर लिया। अब ऐसा समय आ गया था कि कहीं भी कोई अच्छा इंसान ही नहीं बचा। सब उस शीशे में कैद हो चुके थे। अब उसके मन में हुआ कि क्यों न शीशे को स्वर्गलोक ले जाकर परियों को कैद किया जाए। यह सोचते ही वह स्वर्गलोक के लिए निकल गया। इस शीशे की खास बात यह थी कि ऊंचाई में यह हाथों से तेजी से छूट जाता था। इस कारण उसे वह ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते थे। लेकिन आज वो किसी तरह से ऊंचाई पर ले गया। जैसे ही शीशा थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, वो उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और उसके लाखों टुकड़े हो गए। ऐसा होने से उस शीशे का बुरा प्रभाव बहुत तेजी से फैलने लगा। उस कांच के कुछ टुकड़े धूल की तरह उड़ने लगे और दुनिया के हर कोने में पहुंच गए। जब वह शीशा धूल के साथ लोगों की आंखों में पहुंचा, तो उन्हें सब कुछ बुरा दिखने लगा। इस कांच के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी लग गए। यह जिनके भी दिल में लगा, उनके अंदर कोई अच्छी भावना ही नहीं बची। दुनिया में इस तरह से बुराई को बढ़ता देख वह शैतान लड़का बहुत खुश होने लगा। इस तरह दुनिया के कोने कोने में उस कांच के टुकड़े उड़ रहे थे। शेख चिल्ली की कहानियाँ। शेख चिल्ली की एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी लग गई। उस सेठ ने उसे अपने ऊँट चराने का काम सौंपा। शेख चिल्ली हर रोज़ ऊँटों को चराने के लिए जंगल ले जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस घर ले आता। एक दिन जब शेख चिल्ली ऊँटों को चराने के लिए जंगल गया, तो वो उन्हें चरता छोड़ खुद पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कोई ऊँटों को रस्सी पकड़ कर ले गया। जब शेख चिल्ली जागा और ऊँटों को वहाँ से गायब पाया, तो वो घबरा गया। शेख चिल्ली ने वहीं प्रतिज्ञा ली कि वह सेठ के घर अब तब जाएगा जब वो सारे ऊँटों को ढूंढकर वापस ले आएगा। ऊँटों की तलाश में शेख चिल्ली जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसे ऊँटों के नाम तक याद नहीं थे। इतने में उसे सेठ के गांव के कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। शेख चिल्ली ने उन ऊँटों की लीद दिखाते हुए कहा कि जिनके हम नौकर हैं, उनसे कह देना कि जिनकी यह लीद है वे जाते रहे। शेख चिल्ली मूर्ख था और ये बात तो सब जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन की बात है, जब शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था, तो लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक लड़का कहता महामूर्ख, तो दूसरे लड़के कहते जिंदाबाद। लड़के ये कहने के बाद घरों में छिप जाते थे और शेख चिल्ली अपना गुस्सा पीकर रह जाता। एक दिन की बात है, शेख चिल्ली के हाथ एक छोटा सा बच्चा चढ़ गया। फिर क्या था, गुस्साए शेख चिल्ली ने लड़के को कुएं में फेंक दिया और
घर आकर अपनी बीवी को ये बात बता दी। शेख चिल्ली की बीवी ने रात को शेख चिल्ली के सोने के बाद जाकर उस छोटे लड़के को कुएं से बाहर निकाला। बाहर सर्दी बहुत थी और पानी में रहने से लड़के का बुरा हाल था। शेख चिल्ली की बीवी उस लड़के को अपने भाई के पास ले गई और सारी बात बताई। शेख चिल्ली के साले ने अपनी बहन से कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब इस बच्चे के माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो फिर क्या करेंगे। शेख चिल्ली की बीवी ने कहा कि देखो भाई, अगर हम इस बच्चे को ऐसी हालत में इसके माँ बाप को सौंपेंगे तो बिना मतलब का हंगामा होगा और बात और बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे को थोड़ा आराम मिलने तक इसे तुम अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो उनको मैं समझा लूँगी। इसके बाद शेख चिल्ली की बीवी अपने घर वापस आ गई और एक बकरी के बच्चे को कुएं में फेंक आई, जिस कुएं में शेख चिल्ली ने उस छोटे बच्चे को फेंका था। अगले दिन सुबह के समय जब उस छोटे लड़के के माता पिता उसकी खोज में शेख चिल्ली के घर की तरफ आए तो उस वक्त शेख चिल्ली अपने घर की गली में टहल रहा था। छोटे बच्चे के पिता ने शेख चिल्ली से पूछा कि क्या उसने उनके बेटे को देखा है। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ, उस छोटे से पाजी से कल मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने उसे सामने वाले कुएं में फेंक दिया है। छोटे बच्चे के माता पिता भागते हुए उस कुएं के पास पहुँचे और गांव के एक आदमी को जल्दी से कुएं में उतारा। उस आदमी ने कुएं के अंदर से आवाज़ दी कि जनाब, यहाँ कोई लड़का बड़का तो है नहीं, हाँ एक बकरी का बच्चा ज़रूर है। यह कहकर उसने बकरी के बच्चे को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजा। बच्चा वहाँ न मिलने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और शहर के दूसरे हिस्सों में उसकी तलाश करने लगे। इस बीच बच्चा जब थोड़ा ठीक हुआ तो शेख चिल्ली के साले ने उसे उसके घर छोड़ दिया। यह सब होने के कई हफ्तों तक बेचारा शेख चिल्ली इस बात को लेकर परेशान रहा कि उसने फेंका तो कुएं में इंसानी बच्चे को ही था, फिर वो बकरी का बच्चा कैसे बन गया। इस बात को हुए काफ़ी अरसा बीत गया और शेख चिल्ली को एक और अमीर आदमी के यहाँ नौकरी मिल गई। शेख चिल्ली वहाँ देखभाल का काम किया करता था। एक दिन जब वो और उसका मालिक गाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहे थे तो शेख चिल्ली मालिक के साथ गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। गाड़ी चलते वक्त तेज हवा से शेख चिल्ली के मालिक का रेशमी रूमाल हवा में गिर गया। मालिक को रूमाल गिरते वक्त उसका पता नहीं चला, लेकिन शेख चिल्ली ने यह देख लिया। शेख चिल्ली ने रूमाल को गिरते हुए देखा तो लेकिन ना ही उसे उठाया और ना ही उसने इस बात के बारे में मालिक को बताया। इत्तेफाक से मालिक रास्ते में एक दुकान के पास जाकर रुका और जब उसे रूमाल की ज़रूरत पड़ी तो वह अपनी जेब टटोलने लगा। जब उसे रूमाल कहीं ना मिला तो उसने इसके बारे में शेख चिल्ली से पूछा। तब शेख चिल्ली ने उत्तर दिया कि सरकार, आपका रूमाल तो बाजार के पास ही गिर गया था। इस पर मालिक ने शेख चिल्ली को डांट लगाते हुए कहा कि बेवकूफ़ हो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं। शेख चिल्ली ने हाथ जोड़कर उत्तर देते हुए कहा, सरकार, हुक्म ही नहीं था आपका। मालिक ने गुस्सा होते हुए शेख चिल्ली को कहा कि इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ हमारी गाड़ी से या हमारी हो, वो नीचे गिरे तो उसे फ़ौरन उठा लिया करो। शेख चिल्ली ने मालिक के इस फरमान को जहन में बिठा लिया और उनसे कहा कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा और आइंदा से इस तरह की शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरे दिन जब शेख चिल्ली और उसका मालिक सैर के लिए गए तो उसके मालिक के घोड़े ने रास्ते में लीद कर दी। शेख चिल्ली ने फौरन अपने घोड़े से उतरकर लीद को
कपड़े में बांध लिया और अपने पास रख लिया। जब शेख चिल्ली और उसका मालिक घर पहुंचे तो एक मेहमान उनके घर आए। मालिक और उनके मेहमान आपस में बात कर ही रहे थे, तभी शेख चिल्ली ने अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वही कपड़े में बंधी लीद मालिक के सामने पेश कर दी। जब शेख चिल्ली मालिक को कपड़ा दे रहा था तो उसने बड़े अदब से कहा कि मालिक, आपकी आज्ञा से घोड़े से गिरी हुई चीज़ को मैं उठा लाया हूँ। शेख चिल्ली ने मालिक के उस मेहमान के सामने जब मेज पर रखकर उस कपड़े को खोला तो मेहमान जोर जोर से हंसने लगा। मालिक ने जब घोड़े की लीद को मेज पर देखा तो बड़े गुस्सा हुए। शेख चिल्ली ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने कदम चुपचाप पीछे खींच लिए। इस वाकये के बाद एक दिन शेख चिल्ली अपने मालिक को घोड़े को पानी पिलाने नदी पर ले गया। जब शेख चिल्ली घोड़े को पानी पिलाने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पानी कम और कीचड़ ज़्यादा है। क्यों ना घोड़े को थोड़ा और आगे ले जाकर पानी पिलाया जाए। शेख चिल्ली घोड़े को आगे ले गया। वहाँ पानी का बहाव तेज था और गहराई भी अधिक थी। शेख चिल्ली उसी जगह घोड़े को पानी पिलाने लगा। नदी में पानी गहरा था तो शेख चिल्ली ने घोड़े की रस्सी छोड़ दी और उसे आगे कर दिया। पानी का बहाव तेज होने से शेख चिल्ली घबरा गया और वो किनारे की तरफ भाग आया, यह सोचकर कि घोड़ा भी वापस उसकी तरफ ही आ जाएगा। लेकिन पानी की तेज बहाव से घोड़ा उसमें बह गया। शेख चिल्ली ने घोड़े को नदी में बहता देख शोर मचाया कि घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। इसी तरह चिल्लाते हुए शेख चिल्ली अपने मालिक के पास पहुंचा। हाँफते हुए शेख चिल्ली ने मालिक को सारा हाल बताया। मालिक ने उसकी बात का विश्वास करते हुए अपनी तलवार उठाई और शेख चिल्ली के साथ नदी पर चल दिया। मालिक ने सोचा कि वो उसका अपना घोड़ा है और वो नदी के पास ही कहीं पर होगा। जब शेख चिल्ली और उसका मालिक नदी पर पहुंचे तो उसने अपने मालिक से कहा कि आपको यह तलवार संभालने की क्या ज़रूरत, लाइए इसे मैं पकड़ लेता हूँ। आपको यूं ही बेकार में कष्ट होता होगा, वैसे भी नदी पर हम पहुँचने ही वाले हैं। इस पर मालिक ने अपनी तलवार शेख चिल्ली को दे दी। जब वे लोग नदी के किनारे पर पहुँचे तो शेख चिल्ली ने मालिक को एक और रुख करके बताया जिधर गहरे पानी में घोड़ा बह गया था। शेख चिल्ली ने कहा, सरकार, घोड़ा यहाँ से भागा है। दिशा बताने के लिए शेख चिल्ली ने किसी पत्थर की बजाय हाथ में रखी तलवार को ही नदी में फेंक दिया। मालिक शेख चिल्ली की मूर्खता की हद को सहन नहीं कर सका और उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। मालिक ने उसे डांटते हुए कहा कि पहले तो मेरा घोड़ा बहा दिया और यह बताने के लिए तुमने मेरी पसंदीदा तलवार भी नदी में फेंक दी। कहानी से सीख। शेख चिल्ली की कहानी। नौकरी से सीख मिलती है कि इंसान की अपनी खुद की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिना विचारे काम करने वाला व्यक्ति खुद के साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शेख चिल्ली के घर पर बेकार बैठे रहने से उसकी माँ बेहद परेशान थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना शेख को व्यापार के लिए भेजा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो जाए और वह बेकार भी ना रहे। इसी मकसद के साथ उसकी माँ अपनी जमा पूंजी लेकर बाजार से मखमल के कपड़े का थान खरीद लाई। कपड़े की थान खरीदने के बाद उसकी माँ ने शेख से कहा कि वो इसे नगर के बड़े बाजार में बेच आए। शेख चिल्ली की माँ ने उसे खास हिदायत देते हुए कहा कि बाजार में इस थान की कीमत इसके वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर ही बताना।
माँ की बात गांठ बांधकर शेख कपड़े का थान लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। नगर के बड़े बाजार में पहुंचकर उसने एक जगह कपड़े का थान रख दिया और ग्राहक के मिलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी शेख चिल्ली के पास आया और थान की कीमत पूछने लगा। शेख चिल्ली को माँ की कही बात याद आई तो उसने शख्स से कहा, दाम का क्या है जनाब, आप बस थान के वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर दे दीजिएगा। शेख चिल्ली की बात सुनकर वह शख्स समझ गया कि वह मूर्ख है, इसलिए उसने तुरंत जेब से 4 पैसे निकालकर मखमल के कपड़े के थान के ऊपर रख दिए। शेख ने भी खुशी खुशी वह पैसे उठाए और कपड़े का थान शख्स को बेचकर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते हुए शेख चिल्ली ने रास्ते में देखा कि एक शख्स बड़े बड़े तरबूज बेच रहा है। उसने कभी तरबूज नहीं देखे थे, तो वह आश्चर्यचकित हो गया और फल विक्रेता से पूछने लगा कि यह क्या है। शेख चिल्ली का सवाल सुनकर फल विक्रेता को यह समझने में देर न लगी कि वह पक्का कोई महामूर्खी है। फल विक्रेता ने सोचा क्यों ना उसे बेवकूफ़ बनाया जाए, तो वह शेख से कहने लगा कि यह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बल्कि हाथी का अंडा है। फल विक्रेता की बात सुनकर शेख चिल्ली बहुत प्रभावित हुआ और उसने 2 पैसा देकर वह तरबूज खरीद लिया, जबकि उस समय एक तरबूज का भाव 1 पैसा हुआ करता था। शेख चिल्ली यह सोचने लगा कि इससे हाथी का बच्चा निकलेगा और उसके बड़े होने पर वह हाथी को बेचकर बहुत पैसे कमाएगा। ये सोचते हुए खुश होकर वह घर की ओर चल पड़ा। वह तरबूज हाथ में उठाए आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक से उसका पेट खराब हो गया। आसपास खाली व सुनसान जगह देखकर वह एक पत्थर पर तरबूज को रखकर खुद झाड़ियों के पास पेट हल्का करने चला गया। अचानक झाड़ियों से उसने देखा कि एक गिलहरी तरबूज के पास से कूदकर बाहर निकली और तरबूज पत्थर से नीचे गिरकर फट गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह गिलहरी कोई और नहीं बल्कि तरबूज से निकला हाथी का बच्चा है। इतना सोचकर वह गिलहरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन गिलहरी तब तक फुर्ती से भाग चुकी थी। यह सोचकर कि हाथी का बच्चा हाथ से निकल गया, शेख चिल्ली हाथ मलता रह गया और दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेख चिल्ली को बड़े जोरों की भूख लगने लगी, तो वह हलवाई की दुकान पर रुक गया और उसने खाने के लिए समोसे खरीद लिए। जैसे ही उसने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक कुत्ता उसके सामने आकर भौंकने लगा। उसे लगा कि कुत्ता जरूर भूखा होगा, तो उसने बाकी बचा समोसा कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने पलक झपकते ही पूरा समोसा खा लिया और शेख चिल्ली भूखा ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि कैसे उसके हाथ से हाथी का बच्चा निकल गया। उसकी बातें सुनकर शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उससे लड़ने लगी। शेख की पत्नी कहने लगी कि अगर वह अपनी लापरवाही से हाथी के बच्चे को नहीं खोता, तो वह एक दिन उस पर बैठकर सवारी करती। शेख चिल्ली और उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ घर लौट आई। दोनों को झगड़ते देख उसने लड़ने का कारण पूछा। शेख ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि कैसे उसने मखमल के कपड़े के थान को बेचा और फिर रास्ते में हाथी का अंडा खरीदा। शेख की बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे फटकारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर शेख चिल्ली गुस्से में चलते चलते उसी हलवाई की दुकान के पास पहुंचा, जहां से उसने समोसे खरीदे थे। उसने देखा कि वह कुत्ता अब भी वहीं बैठा था। कुत्ते को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया
और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। कुत्ता हलवाई की दुकान के आगे से एक गली की ओर भागने लगा और शेख भी उसे मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते कुत्ता एक मकान के अंदर जा घुसा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। शेख चिल्ली भी उसके पीछे घर के अंदर घुस गया। कुत्ता दीवार फांदकर घर से बाहर निकल गया और शेख चिल्ली उसे ढूंढते हुए एक कमरे में जा पहुंचा। वो कमरा घर की मालकिन का था जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। उसे कमरे में सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक छोटा संदूक दिखाई दिया जो खुला हुआ था। उसने किसी को आसपास ना पाकर एक कपड़े में सारे जेवरात डालकर गठरी बना ली और किसी के आने से पहले ही वहाँ से निकल गया। उस मकान से आभूषण लेकर शेख चिल्ली सीधे अपने घर पहुँचा और अपनी माँ को गठरी सौंपते हुए पूरी बात बताई। शेख चिल्ली की माँ आभूषणों को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने फिर वो गठरी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। शेख चिल्ली की माँ उसकी मूर्खता से भली भांति वाकिफ थी। उसने सोचा कि वह किसी को भी ये बात बता सकता है और वे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जा सकते हैं। इसलिए शेख की माँ ने एक योजना बनाई और घर के एक नौकर को भेजकर बाजार से एक बोरा धान व मिठाइयाँ मंगवा ली। रात को जब शेख चिल्ली सो गया तो उसकी माँ ने पूरे घर के आंगन में धान और मिठाइयों को बिखेर दिया। देर रात शेख चिल्ली को नींद से जागते हुए उसकी माँ ने कहा कि देखो, घर में धान और मिठाइयों की बारिश हुई है। बाहर आके देखने पर शेख चिल्ली को उसकी माँ की बातों पर यकीन हो गया और वह धान के बीच से मिठाइयाँ बेचकर खाने लगा। वहीं दूसरी ओर जिस शख्स की पत्नी के आभूषण शेख चिल्ली ने चुराए थे, उसने कोतवाल से शिकायत कर दी थी। मामले की जांच करते हुए कोतवाल और वह शख्स शेख चिल्ली के घर पहुंचे। कोतवाल ने शेख चिल्ली से चोरी के बारे में पूछा तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। शेख चिल्ली ने कोतवाल को बताया कि कैसे वह कुत्ते का पीछा करते हुए मकान के अंदर पहुंचा और वहां से चोरी किए आभूषणों को उसकी माँ ने आंगन में गाड़ दिया। आगे उसने यह भी कहा कि आभूषणों को गाड़ने के बाद रात को धान और मिठाइयों की बारिश हुई। शेख चिल्ली की बातें सुनकर कोतवाल और शख्स को लगा कि वह मूर्ख है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। शेख चिल्ली को पागल जानकर कोतवाल वहां से बिना कुछ तहकीकात किए ही चला गया। इस तरह से शेख चिल्ली की माँ ने अपनी सूझबूझ से सभी को फंसने से बचा लिया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ कई दिनों तक एक-एक कर उन आभूषणों को बेचकर परिवार का खर्च चलाती रही। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली यह कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी यह कि सूझबूझ से लिए गए फैसले से हर मुश्किल हल की जा सकती है। शेख चिल्ली की माँ एक दिन किसी शादी में जाने के लिए घर से बाहर जाने लगी। उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे को आवाज़ देते हुए कहा, बेटा शेख, तुम जंगल जाकर घास ले आना, फिर पड़ोसी को घास देकर पैसे ले लेना। तुम यहाँ से काम करो और मैं शादी में जाकर तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आऊँगी। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी माँ की बात मान ली। शेख के दिमाग में अब घास लाने की बात नहीं बल्कि मिठाइयाँ घूमने लगी। वो दिन भर मिठाइयों के ही सपने देखता रहा। कुछ घंटों बाद जैसे ही शेख की माँ घर लौटी तो उन्होंने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटा देखा। उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शेख चिल्ली तो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसकी माँ ने उसका बिस्तर खींचते हुए कहा,
कि तू सपनों की दुनिया में खोया हुआ है और मेरा घास वाला काम ऐसा ही छोड़ दिया। अब तू जब तक जंगल जाकर वो काम नहीं करेगा तुझे मिठाई नहीं मिलेगी। मिठाई ना मिलने की बात सुनकर शेख तुरंत उठकर जंगल चला गया। उसने जंगल जाकर सब कुछ ठीक वैसा किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। फिर घर आने के बाद उसने घास बेचने के से पैसे मिले माँ के हाथों में रख दिए। माँ ने खुश होकर उसे मिठाई दी। मिठाई खाते ही शेख को याद आया कि वो घास के लिए जो खुरपी जंगल ले गया था उसे वहीं छोड़ आया और मिठाई खत्म करते ही वो जंगल की ओर खुरपी लेने के लिए भागा। जंगल पहुंचते ही उसे अपने सामने खुरपी दिखी। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए खुरपी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शेख ने खुरपी को छुआ तो वो जोर से चिल्लाया क्योंकि खुरपी पर सीधी धूप पड़ रही थी जिस वजह से वो बहुत गर्म थी। शेख चिल्ली के मन में हुआ कि खुरपी इतनी गर्म है तो इसका मतलब इसे बुखार आ गया। शेख ने किसी तरह से खुरपी को उठाया और उसे लेकर सीधे एक हकीम के पास चला गया। वहां जाते ही शेख चिल्ली ने कहा, देखिए इस खुरपी को तेज बुखार हो गया है, इसका उपचार कीजिए। हकीम को शेख की ये बात सुनकर हंसी आई। उन्होंने मजाक में कह दिया कि हाँ इसे तेज बुखार है लेकिन इसका इलाज दवाई से नहीं होगा। तुम इसे किसी रस्सी में बांधकर पास के कुएं में ले जाओ और वहां पानी में 2-3 बार डुबोकर निकाल लेना। ऐसा करने से इसका बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली ने ठीक वैसा ही किया। शेख ने पानी से खुरपी के निकालने के बाद छुआ तो वो ठंडी थी। उसे लगा कि हकीम का इलाज असर कर गया और वह खुशी खुशी खुरपी लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक बूढ़ी महिला को तेज बुखार आ गया। सभी परिवार वाले परेशान होकर उसे हकीम के पास ले जा रहे थे। तभी रास्ते में शेख चिल्ली उन्हें मिल गया। उसने सब लोगों से पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने शेख को बताया कि वो बुखार के इलाज के लिए हकीम के पास जा रहे हैं। बुखार शब्द सुनते ही शेख को खुरपी वाला किस्सा याद आ गया। उसने सबसे कहा कि मुझे बुखार के इलाज का नुस्खा पता है, किसी को भी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बूढ़ी महिला के घर वालों को बताया कि इन्हें एक रस्सी से बांधकर कुएं में 1-2 बार डुबोकर निकाल लो, बुखार खुद उतर जाएगा। हैरानी में सबने शेख से पूछा कि क्या सच में ये नुस्खा हकीम साहब ने बताया है। शेख ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही बताया है और इससे बुखार भी जड़ से उतर जाता है। सभी ने शेख चिल्ली की बात मानते हुए उस बूढ़ी महिला को रस्सी के सहारे कुएं में 2-4 बार डुबो दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर निकाला तो उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। शेख चिल्ली ने उसे छुआ और खुशी में कहने लगा, देखो मैंने कहा था ना कि बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। उस बूढ़ी औरत के घर वाले गुस्से में शेख पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया से ही चल बसी हैं, इसलिए इनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। शेख ने भी गुस्से में जवाब दिया कि मैंने बोला था कि इससे बुखार उतरेगा और वो उतर गया। अब अगर इनकी जान चली गई है तो उसमें मेरी नहीं उस हकीम की गलती है। आखिर ये नुस्खा हकीम का ही तो है। अब सारे लोग गुस्से में हकीम के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। यह सुनते ही हकीम ने दुखी होकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। फिर धीमी आवाज में वो कहा, अरे भाई, मैंने वो इलाज गर्म खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था, किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए नहीं। हकीम की यह बात सुनते ही सब लोगों ने मिलकर
शेख चिल्ली को खूब डांटा और उसे पीटने लगे। किसी तरह से सबसे बचकर शेख वहाँ से भाग निकला। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं मान लेनी चाहिए, इससे खुद का ही नुकसान होता है। एक दिन शेख चिल्ली घर में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसकी अम्मी बोली, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी कुछ काम धंधा करना, खर्च में हाथ बटाना चाहिए। अम्मी की यह बात सुनकर शेख चिल्ली बोला, अम्मी मैं कौन सा काम करूं, मुझ में तो कोई हाथ का हुनर भी नहीं है कि उसी से मैं कुछ पैसे कमा लूं। इस पर अम्मी बोली, वजह यह है कि तुम्हारे अब्बा की अब उम्र हो गई है, इसलिए वह अब ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ भी काम करो, लेकिन अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अम्मी के ऐसा कहने पर शेख चिल्ली ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शेख चिल्ली की इस बात पर अम्मी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना कर देती हूँ। शेख चिल्ली खाना खाकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मुझे कौन कम देगा, मैं क्या काम कर सकता हूँ। यही सोचते हुए वह रास्ते पर चला ही जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र रास्ते पर जाते एक साहूकार पर पड़ी। साहूकार अपने सिर पर एक घी की हांडी लेकर जा रहा था। वह बहुत थका हुआ था, इस कारण उसने चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। जब साहूकार की नज़र शेख चिल्ली पर पड़ी तो उसने शेख चिल्ली से पूछा, क्या तुम मेरे लिए इस हांडी को लेकर चल सकते हो, इसके बदले मैं भी तुम्हें आधा आना दूंगा। अब शेख चिल्ली तो निकला ही काम की तलाश में था, तो वो झट से हांडी ले जाने के लिए तैयार हो गया। शेख चिल्ली ने हांडी उठाते ही साहूकार बोला कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हांडी से घी गिरना नहीं चाहिए, इसे सही सलामत तुम जब इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तब ही मैं तुम्हें आधा आना दूंगा। वह तय होने के बाद शेख चिल्ली ने हांडी उठाकर सिर पर रख ली और साहूकार के साथ चलने लगा। चलते चलते शेख चिल्ली अपने ख्यालों में खो गया। वह सोचने लगा कि हांडी साहूकार के घर पहुंचाने के बाद मुझे आधा आना मिलेगा, उस आधे आने से मैं एक मुर्गी का चूजा खरीदूंगा। वह मुर्गी का चूजा जब बड़ा होगा तो मुर्गी बनेगा, फिर वह मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से उसे बहुत सारी मुर्गियां मिलेगी, फिर ज़्यादा मुर्गियां होंगी तो ज़्यादा अंडे मिलेंगे, जिन्हें वह बेचकर खूब पैसा कमाएगा। जब वह खूब पैसे आ जाएंगे तो फिर उन पैसों से भैंसें खरीदेगा और शानदार डेयरी बनाएगा। उसके बाद वह अंडे और दूध का व्यापार करेगा और जब उसका व्यापार खूब चल निकलेगा तो वह अमीर बन जाएगा। शेख चिल्ली का सपना यही खत्म नहीं हुआ। उसने आगे सोचा कि जब वह अमीर हो जाएगा तो उसके लिए एक से एक रिश्ते आएंगे, फिर वह किसी खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। शादी के बाद उसके करीब 1 दर्जन बच्चे होंगे, सब उस पर नाज करेंगे। अब बच्चे ज़्यादा होंगे तो कभी किसी से झगड़ा हुआ तो वह पिटकर नहीं आएंगे बल्कि दूसरों को पीट कर आएंगे। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके पड़ोसी के 8 बच्चे हैं जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। इस ख्याल के साथ वह यह सोचने लगा कि अब उसके 1 दर्जन बच्चे हुए तो वो भी आपस में झगड़ा करेंगे और अपनी अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास आएंगे। अब रोज़ रोज़ की उनकी शिकायतों से मैं तो परेशान हो जाऊंगा। अब परेशान हो जाऊंगा तो मेरा मूड खराब होगा। अब मूड खराब होगा तो नाराज़गी जाहिर करना तो बनता है। इस सोच के साथ उसने सपने में ही देखा कि उसके लड़के आपस में झगड़ा करने के बाद एक दूसरे की शिकायतें लेकर उसके पास आते हैं और वो अपने आलीशान कमरे में नरम गद्दे पर बैठा हुआ है। बच्चों के शोर और शिकायतों से शेख चिल्ली
नाराज हो जाता है और गुस्से में जोर से डांटते हुए कहता है, धत! अब सीख चिल्ली अपने सपनों में इतना खो गया था कि उसे यह भी ख्याल न रहा कि उसने सिर पर घी से भरी साहूकार की हांडी उठा रखी है। वह सपने में इतनी जोर से उछलकर बच्चों को डांटते हुए धत कहता है कि उसका पैर रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। इस कारण घी भरी हांडी टूटने के कारण साहूकार बहुत नाराज होता है और शेख चिल्ली की जमकर पिटाई कर देता है और शेख चिल्ली का सारा सपना धरा का धरा ही रह जाता है। कहानी से सीख मिलती है कि केवल सपने देखने से कुछ हासिल होता बल्कि उसके लिए हकीकत में रहकर मेहनत भी करनी पड़ती है। अपनी नासमझी की वजह से शेख चिल्ली कई सारी नौकरियों से हाथ धो बैठा था। कुछ समय बाद शेख चिल्ली को अपने पास की ही एक दुकान में काम मिल गया। उसे रोज दुकानदार कुछ सामान दूसरी जगह पर पहुंचाने को कहता था। इसी तरह एक दिन दुकानदार ने शेख को एक नमक की बोरी देकर किसी अन्य गांव पहुंचाने के लिए कहा। शेख भी खुशी खुशी अपने सिर पर बोरी लाद कर आगे की ओर बढ़ने लगा। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे पार करते समय अचानक नमक की बोरी नदी में गिर गई। किसी तरह से शेख ने नदी से बोरी को निकाला और फिर से सिर पर लाद लिया। पानी में बोरी के गिरने की वजह से काफी नमक पिघल गया था, इसलिए शेख को बोरी हल्की लगने लगी। भार कम होने की वजह से शेख तेजी से वहां पहुंच गया जहां उसे जाना था। नमक की बोरी को उस जगह पर छोड़कर शेख वापस दुकान पर लौटने लगा। इधर शेख ने जिस जगह बोरी पहुंचाई थी वहां से दुकानदार तक यह संदेश पहुंच गया कि बोरी हल्की थी। उधर शेख जैसे ही दुकान वापस पहुंचा तो उसके मालिक ने बोरी के वजन के बारे में पूछा। शेख ने सारी घटना उसे बता दी। दुकानदार ने इसे शेख से अनजाने में हुई गलती समझकर माफ कर दिया और उसे दूसरे कामों पर लगा दिया। कुछ दिन बाद शेख को दुकानदार ने रुई की बोरी लेकर उसे पते पर भेजा जहां वो नमक लेकर गया था। शेख ने तुरंत रुई की बोरी उठाई और आगे को बढ़ने लगा। रुई की बोरी थी तो हल्की, लेकिन शेख के दिमाग में नमक की बोरी के हल्के होने वाली बात घूम रही थी। यही सोचते हुए शेख चिल्ली उसी नदी के पास पहुंच गया जहां नमक की बोरी गिरी थी। शेख के मन में हुआ कि नमक की बोरी यहाँ गिरने से हल्की हो गई थी, क्यों न इस नदी में इस रुई की बोरी को भी गिरा दिया जाए। इसी सोच के साथ शेख ने रुई की बोरी को नदी में गिरा दिया और फिर कुछ देर बाद उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक रुई ने काफी सारा पानी सूख लिया था और वो हल्की बोरी भारी हो गई। किसी तरह शेख ने उस भारी बोरी को कंधों पर लादा और उसी पते पर पहुंच गया जहां नमक ले गया था। इस बार बोरी भारी देखकर उस व्यक्ति ने दोबारा दुकानदार से यह बात पहुंचा दी। अब जैसे ही शेख दुकान पे पहुंचा तो मालिक ने उससे पूछा कि आज बोरी भारी कैसे हो गई। शेख ने कहा, मालिक, आज दोबारा बोरी पानी में गिर गई थी। दुकानदार समझ गया कि शेख चिल्ली इस बोरी को भी नमक की बोरी की तरह हल्का करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर बोरी को पानी में डाला होगा। इस बात से नाराज होकर दुकानदार ने शेख चिल्ली को अपनी दुकान से निकाल दिया और दोबारा शेख चिल्ली की नौकरी चली गई। कहानी से सीख, काम चोरी करने की कोशिश करने वालों का काम बढ़ जाता है। साथ ही हर परिस्थिति में एक ही नियम लागू नहीं होता, इसलिए एक बार बोरी गिरकर हल्की हो गई और दूसरी बार भारी। शेख चिल्ली काफी चंचल स्वभाव का था। वो किसी भी जगह ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता था। ठीक ऐसा ही उसकी नौकरी के साथ भी था। काम पर जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे कभी नादानी तो कभी किसी शैतानी
और कभी कामचोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता था। बार बार ऐसा होने पर शेख के मन में हुआ कि इन नौकरियों से मुझे वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं सीधे मुंबई जाऊंगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। इसी सोच के साथ उसने झट से मुंबई जाने के लिए रेल की टिकट करवा ली। शेख चिल्ली का यह पहला रेल सफ़र था। खुशी के मारे वो वक्त से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन आई तो वह फर्स्ट क्लास की बोगी में जाकर बैठ गया। उसे पता नहीं कि जिस बोगी की टिकट काटी है उसी में बैठना होता है। वो पहली श्रेणी की बोगी थी, इसलिए शानदार और एकदम खाली थी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। शेख के मन में हुआ कि हर कोई कहता है कि ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अकेले बैठे कुछ देर उसने खुद के चंचल मन को संभाल लिया, लेकिन जब काफ़ी देर तक ट्रेन कहीं नहीं रुकी और न कोई बोगी में आया तो वो परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि बस की तरह ही कुछ देर बाद ट्रेन भी रुक जाएगी और फिर वह बाहर टहल आऊँगा। बदकिस्मती से न कोई स्टेशन आया और न ऐसा हुआ। अकेले सफ़र करते करते शेख ऊब गया। वो इतना परेशान हो गया था कि बस की तरह ही रेलगाड़ी में भी इसे रोको कहकर चिल्लाने लगा। काफ़ी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब रेल नहीं रुकी तो वो मुँह बनाकर बैठ गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। शेख फुर्ती से उठा और ट्रेन के बाहर झाँकने लगा। तभी उसकी नज़र एक रेल कर्मी पर पड़ी। उसे आवाज़ देते हुए शेख ने अपने पास आने के लिए कहा। रेल कर्मी शेख के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, बताओ। शेख ने जवाब में शिकायत करते हुए कहा, यह कैसी ट्रेन है? कब से आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेती। यह कोई बस नहीं बल्कि ट्रेन है। हर जगह रुकना इसका काम नहीं है। यह अपनी जगह पर ही रुकेगी। यहाँ बस की तरह नहीं होता कि ड्राइवर व कंडक्टर को रोकने के लिए कह दो और रुक गई। शेख की शिकायत के जवाब में रेल कर्मी ने कहा। शेख ने अपनी गलती छुपाने के लिए रेल कर्मी से कह दिया, हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तेज आवाज़ में रेल कर्मी बोला, जब सब कुछ पता है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? शेख चिल्ली के पास इसका कोई उत्तर था नहीं। उसने बस ऐसे ही कह दिया कि मुझे जिससे जो पूछना होगा मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। गुस्से में रेल कर्मी ने शेख चिल्ली को नॉनसेंस कहते हुए आगे बढ़ गया। शेख को पूरा शब्द तो समझ नहीं आया, वो बस नून ही समझ पाया था। उसने रेलकर्मी को जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ नून नहीं खाते बल्कि पूरी दावत खाते हैं। फिर जोर जोर से हंसने लगा। तब तक उधर रेल भी अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी। कहानी से सीख, किसी भी नई तरह की गाड़ी से सफ़र करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी। तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई और गाड़ी के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। सड़क पर इकट्ठी हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा शेख चिल्ली भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है और कुछ लोग उसे पानी के छींटे मार रहे हैं। वहीं कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए हैं तो कुछ हवा लगा रहे हैं। महिला को घेरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज़्यादा चोट न लगी होने की बात कहकर वहीं होश में लाने की कोशिश करने की बात कर रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मा गर्म जलेबियाँ लानी होंगी, फिर उसकी खुशबू इन्हें सुंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुंह में डालना होगा। शेख ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया।
वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख की बात सुन ली थी। वह जलेबियां खाने के लालच में यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रही। जब काफी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेख चिल्ली की ओर इशारा कर कहने लगी कि कोई इसे भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठ गई और नजरें झुकाए वहां से चली गई। कहानी से सीख: कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि शेख चिल्ली का जन्म गरीब परिवार में किसी गांव में हुआ था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी मां ने उसकी परवरिश की थी। शेख चिल्ली की मां ने इस सोच से बेटे को पाला पोसा था कि वो बड़ा होकर कमाएगा और उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इसी सोच के साथ शेख की मां ने उसे पढ़ने के लिए एक मदरसे में डाल दिया। वहाँ मौलवी साहब ने शेख को पढ़ाया कि लड़का है तो खाता है और लड़की हुई तो खाती है, वैसे ही जैसे सलमान जाता है और सबरीना जाती है। इस बात को शेख ने अपनी बुद्धि में बैठा लिया। फिर एक दिन गजब हुआ जब गांव के कुएं में मदरसे की एक लड़की गिर गई। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। शेख ने जब उसे कुएं में गिरा हुआ देखा तो वो दौड़कर अपने मदरसे के साथियों के पास आया और बोला, वो मदद के लिए चिल्ला रही है। शेख की इस बात को लड़के पहले तो नहीं समझे, लेकिन जब शेख उन्हें कुएं के पास ले गया तब सभी ने मिलकर लड़की को बाहर निकाला, लेकिन वो लगातार रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर शेख उसे समझाने लगा, देखो कैसे चिल्ला रही है, डरो नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी किसी ने शेख से पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख ने कहा, अरे लड़की है तो चिल्ली ही तो कहूँगा ना, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। शेख की बात सुनकर सभी हंसने लगे और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। यही वो बात थी कि जिसके बाद से ही शेख का नाम शेख चिल्ली पड़ गया। इसके बाद भी शेख चिल्ली को समझ नहीं आया कि उसका मजाक क्यों उड़ा और सब उसे क्यों शेख चिल्ली कहने लगे। लेकिन इसके बाद शेख ने भी कभी अपना नाम बदलने के बारे में नहीं सोचा। कहानी से सीख: अगर हमें कोई कुछ सिखाता है तो उसे याद करना या रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसके मतलब को समझना ज़रूरी है। रट्टा मारने से तो बस शेख चिल्ली जैसा ही हाल होता है। शेख चिल्ली का काम में मन नहीं लगता था। ऐसे में सही से काम न करने की वजह से शेख चिल्ली के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया। नौकरी जाने के कारण शेख चिल्ली बहुत दुखी था। अब उसे दूसरी नौकरी चाहिए थी, इसलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी की तलाश करते करते एक दिन वह एक सेठ के पास पहुंच गया। उसने सेठ से नौकरी मांगते हुए कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जेब खर्च के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी काम मुझे चलेगा, बस आप मुझे नौकरी पर रख लें। वह सेठ बहुत चालाक था, इसलिए वह शेख चिल्ली को नौकरी पर रखने के लिए राजी हो गया। ऐसा करते हुए उसने अपनी एक शर्त भी रखी। उसने शेख चिल्ली से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इकरारनामा लिखकर देना होगा। इकरारनामे में यह लिखा जाएगा कि अगर तुम अपने मन से नौकरी छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान कटवा दूंगा। शेख चिल्ली राजी हो गया, लेकिन उसने भी अपनी एक शर्त इकरारनामे में लिखवाने को कही। शर्त यह थी कि अगर शेख खुद से शेख चिल्ली को नौकरी से निकालेगा तो शेख चिल्ली उसके नाक और कान कटवा देगा। थोड़ा सोचने विचारने के बाद सेठ भी शेख चिल्ली की बात पर राजी हो गया। दोनों के राजी होने के बाद एक इकरारनामा तैयार कराया गया और उस पर दोनों के हस्ताक्षर ले लिए गए ताकि भविष्य में कोई अपनी बात से न पलट सके। इसके बाद शेख चिल्ली सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब शेख चिल्ली उठा तो उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं।
यह देख उसने दाढ़ी और बाल बनाने की सोची और चूना पानी में पीसकर डाल दिया। तभी सेठ वहाँ आया और चूने वाले पानी से अपना मुँह धो लिया और सेठ की पत्नी ने भी उससे अपने बालों को धो लिया। नतीजा यह हुआ कि इससे सेठ जी के चेहरे पर खुजली और जलन होने लगी। उसकी पत्नी के भी सारे बाल गिर गए। यह देख सेठ बहुत नाराज हुआ। उसने शेख चिल्ली को डांटते पूछा, यह क्या है? इस पर शेख चिल्ली ने जवाब दिया हुए कहा कि मैंने तो इकरारनामे के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया है, तो फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? शेख चिल्ली के इस जवाब पर सेठ शांत हो गया और आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन शेख चिल्ली ने एक बैग लेकर उसमें पत्थर भर दिए और उसे सेठ के ऑफिस में जाकर रख दिया। यह बैग बिल्कुल वैसा ही था जिसमें सेठ अपनी जरूरी किताबें रखा करता था। जब सेठ ने वो बैग खोला तो वो उसे देखकर दंग रह गया। बैग में किताबों की जगह पत्थर भरे हुए थे। यह देखकर सेठ के ऑफिस के लोग भी हंसने लगे कि इस बात से सेठ को शर्मिंदगी हुई। अब उन्हें यह अंदाज हो गया था कि जिसे उन्होंने नौकरी पर रखा है वह चालाक और तेज दिमाग वाला है और वह उनके इकरारनामे वाली योजना का जवाब इस तरह से दे रहा है। इकरारनामे के मुताबिक शेख चिल्ली को हर रोज घोड़े को चराकर भी लाना था। एक दिन जब शेख चिल्ली घोड़े को चराने ले गया तो वह खुद एक जगह पर सो गया और घोड़े को अकेले ही चरने के लिए छोड़ दिया। रात को जब शेख चिल्ली सेठ के घर पर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने शेख चिल्ली से घोड़े को बेचने के लिए कहा। शेख चिल्ली और सौदागर के बीच 40 रुपए में सौदा तय हुआ। इस पर शेख चिल्ली ने सौदागर से पैसे लेकर घोड़ा उसे दे दिया, लेकिन घोड़े की पूंछ काट ली। सौदागर को घोड़ा बेचने के बाद रुपए और घोड़े की कटी हुई पूंछ लेकर शेख चिल्ली सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास पहुंचते ही शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा। सेठ ने जब उसके रोने और चिल्लाने की वजह पूछी तो शेख चिल्ली ने घोड़े की पूंछ दिखाते हुए कहा, एक चूहा घोड़े को अपने बैल में खींच ले गया। घोड़े को बचाते हुए बस उसकी यह पूंछ मेरे हाथ में रह गई। इस बात पर सेठ को गुस्सा तो आया, बहुत आया, लेकिन वो शेख को कुछ नहीं कह पाई। वजह यह थी कि इकरारनामे के मुताबिक अगर वह शेख चिल्ली को नौकरी से निकालता तो उन्हें शेख चिल्ली से अपनी नाक कान कटवानी पड़ती। इकरारनामे में इस बात का भी जिक्र था कि शेख चिल्ली हर रोज सेठ के घर में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएगा। ऐसे में तय हुए काम के अनुसार जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर तो आया, लेकिन उसने घर में रखी और लकड़ियों को भी आग लगा दी। इस दौरान सेठ मंदिर गया था। जब वो वापस आया तो जला हुआ घर देखकर वो काफी दुखी हो गया। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने घर में आग क्यों लगाई? अब मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे। सेठ की इस बात पर शेख चिल्ली ने उन्हें इकरारनामे की याद दिलाई। सेठ ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा कि इस नौकर ने तो परेशान कर दिया और मैं चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। सेठ की परेशानी देखकर उसकी पत्नी सुझाव देती है कि मैं अपने मायके जाने की तैयारी करती हूँ। आप मुझे छोड़ने जाने के बहाने मेरे से साथ एक बक्से में सारा सामान भरकर यहाँ से निकल चलिए, फिर हम यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आएंगे और आपको इस नौकर से छुटकारा मिल जाएगा। जब सेठ और उसकी पत्नी यह बातें कर रहे थे तो शेख चिल्ली सुनकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह पहले से ही जाकर उस बक्से में बैठ गया जिसे सेठ अपने साथ ले जाने वाला था। सुबह होते ही सेठ और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर चुपचाप घर से निकल जाते हैं। घर से निकलकर सेठ सोचते हैं कि उनका शेख चिल्ली से पीछा छूट गया। तभी शेख चिल्ली को बक्से में बैठे बैठे पेशाब आ गई और उसने संदूक में ही पेशाब कर दिया। सेठ को लगा कि संदूक के अंदर जो हलवा रखा है शायद ही उसका घी निकल रहा है। जब सेठ ने संदूक उतारकर जमीन पर रखा तो शेख चिल्ली झट से संदूक से बाहर निकल आया। उसने सेठ से कहा कि मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इकरारनामे के अनुसार आपके नाक और कान काट नहीं लेता। शेख चिल्ली के सामने आने पर सेठ ने शेख चिल्ली से संदूक उठाकर चलने को कहा। शेख चिल्ली ने इसके लिए सब मना कर दिया। शेख के मना करने पर बेचारे सेठ खुद ही संदूक उठाकर चलने लगे।
जब ससुराल कुछ दूर रह गया तो सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि जाओ और ससुराल वालों से कह दो कि मैं आया हूँ और कुछ दूरी पर बैठा हूँ, कोई आकर मुझे यहाँ से ले जाए। शेख चिल्ली ने सेठ जी की बात मानते हुए ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमार हैं और वो काफ़ी मुश्किल के साथ यहाँ तक आए हैं। वहाँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैठे हैं, कोई जाकर उन्हें ले आओ। इस तरह से जैसे तैसे अपने ससुराल पहुँच गया। ससुराल में जब खाने का वक्त आया तो सेठ के सामने बिना तड़के वाली दाल रखी गई, वहीं शेख चिल्ली को अच्छे पकवान परोसे गए। इसके बाद रात को सेठ को जब खाना लगा तो सेठ जी ने शेख चिल्ली से कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, यहीं तो हांडी रखी है, उसमें पाखाना कर लीजिए। सेठ जी ने शेख चिल्ली की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। सुबह जब सेठ ने शेख चिल्ली को वह हांडी फेंकने को कहा तो शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ खुद ही वो हांडी उठाकर फेंकने चला दिया, लेकिन जैसे ही वो घर की चौखट पर पहुंचा, ठोकर लगने से हांडी छूटकर नीचे गिर गई और आसपास मौजूद सभी लोग पर पाखाने के छींटे पड़ गए। इस पर सभी लोग सेठ से दूर होकर थू-थू करते हुए भागे। कहानी से सीख। शेख चिल्ली की दूसरी नौकरी। कहानी से सीख मिलती है कि अधिक चतुराई कभी भी खुद पर भारी पड़ सकती है। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपनों में डूब गया। उसके सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है, जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज़ आई और उसका यह मज़ेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज़ पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारे सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है, मैं वहाँ उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। अब वहाँ से मैं शाम तक ही लौटूंगी और आऊँगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेती आऊँगी। तब तक तुम जंगल जाकर दरांती घास काटने का औजार से कुछ घास काट लेना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ अम्मी, ले जाऊंगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दरांती उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने ना देखने लगना। वहीं दरांती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता न करें, मैं होशियारी से काम लूँगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थी। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी, शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुँह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। तभी अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो अपने सपनों से निकलकर फिर हकीकत में आ गया। अरे रे रे, क्या कर रहा हूँ मैं? ये अम्मी ने मना किया था कि रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या हो? शेख चिल्ली ने खुद को समझाया। इसके बाद जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया। घास की गठरी उसने पड़ोसी को दी और उसके बदले थोड़े पैसे मिल गए। तभी उसे ध्यान आया कि वो घास काटने के लिए जो दरांती ले गया था उसे वह जंगल में ही कहीं छोड़ आया है। शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्सा ध्यान आया और वो जंगल में वापस दरांती लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे दरांती वहीं मिली जहां वो उसे छोड़ गया था, मगर शेख चिल्ली ने जैसे ही दरांती उठाने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे।
और उसने दरांती फौरन छोड़ दी। जाहिर तेज धूप में पड़ी लोहे की दरांती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ सेकचिल्ली में नहीं थी और वो उसको उलट-पलट कर दिख रहा था। वह यह समझने की खूब कोशिश कर रहा था कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हो गई है, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। सेकचिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहाँ से गुजरा और सेकचिल्ली को हैरान होते हुए देखा। जुम्मन ने सेकचिल्ली से पूछा, क्या हुआ दरांती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? इस पर सेकचिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दरांती को क्या हो गया है, पता नहीं कैसे यह बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। सेकचिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और फिर उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद जुम्मन ने सेकचिल्ली की इस मूर्खता का लाभ उठाने का सोचा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दरांती बुखार आने के कारण इतनी गर्म हो गई है। जुम्मन की यह बात सुनकर सेकचिल्ली और भी ज़्यादा परेशान हो गया। सेकचिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुम्मन बोला, हमें इस दरांती का इलाज करने के लिए हकीम के पास ले जाना होगा। तभी जुम्मन ने सोचा, सेकचिल्ली की इस मूर्खता का फ़ायदा उठाकर इस दरांती को क्यों न हत्या लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, अरे नहीं, हकीम को छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता था।